हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म द टीचर्स PYQ पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ रहे हैं। इस समय मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इस क्रम में जैसा कि हम सभी ने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ था, पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था, और इस पड़ाव में जहां पर हम अगले चैप्टर पे पहुंचे हैं वो है भारत के संविधान का निर्माण। इस चैप्टर में हमें भारत की संविधान सभा पढ़नी है, कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी, क्या क्या चुनौतियां थी, भारत के संविधान को बनाने वाले लोगों की आंखों में क्या सपने थे। इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अपने पहले चैप्टर में भारत के संवैधानिक विकास में हमने ये पढ़ा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। सबसे पहले ये परिकल्पना कि हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों था, पहला इसलिए पढ़ना था कि कानून बनाने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश शासन ने 1773 में की, जिसे हम कोडिफिकेशन या संहिताकरण कहते हैं, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश शासन ने की। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आगे बढ़े 1792 में उनका एक्ट आया, 1813 में उनका एक्ट आया, और आगे बढ़ेंगे तो उनका एक्ट 1793, 1813, 1833 में उनके चार्टर एक्ट आए, 1858 का हमने भारत शासन अधिनियम भी पढ़ा। इन सभी चीजों को पढ़ते हुए हम आखिरी पड़ाव तक पहुंचे, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे हम माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भी देखते हैं। तो ये इन सारी चीजों को हमने चैप्टर 1 में कवर किया था। दोस्तों, अब हम जिस अगले चैप्टर पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम अगले चैप्टर में अब पढ़ने जा रहे हैं। जिस चैप्टर को, उसका क्या नाम है दोस्तों, देखिए, ये चैप्टर हमारा होगा भारत के संविधान का निर्माण। इसमें हम कि किस प्रकार संविधान बनाया गया, किसने बनाया, संविधान सभा, और इसकी चुनौतियों को भली भांति पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। संविधान सभा। संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा क्या थी? यह परिकल्पना महसूस की जा रही थी कि भारत का एक संविधान बनाया जाना चाहिए, एक संविधान बनाया जाना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए कि अंग्रेज जिस दिन भारत को छोड़ के जाएं, एक व्यवस्था हो जिससे भारत को संचालित किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि संविधान को कहते क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी देश की सबसे बड़ी वैधानिक जो पुस्तक होती है उसको हम संविधान कहते हैं। सन प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। विधान की सबसे बड़ी पुस्तक संविधान। जैसे भारत में IPC है, CRPC है, आप रेलवे एक्ट के पास जाएंगे तो रेलवे वाला अपना एक्ट दिखाएगा, तमाम डिपार्टमेंट्स के अपने अपने विधान बुक्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? संविधान है। सबसे बड़ी लॉ बुक है भारत की संविधान। तो संविधान तो बनाना ही होगा, तभी तो आजादी के बाद भारत को संचालित किया जा सकता है। और संविधान बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी वो होगी संविधान सभा, जो भारत का संविधान बनाएगी। सबसे पहले दोस्तों, इस क्रम में देखिए हमें चलना कहां है। सबसे पहले हमें चलना है, आइए, संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा की सबसे पहले बात की थी 1934 में जिस व्यक्ति ने, उन्हें हम कहते हैं MN रॉय। MN रॉय के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे। मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय भारत में साम्यवादी आंदोलन के बहुत ही प्रखर वक्ता, प्रखर नेता रहे। भारत में साम्यवादी आंदोलन के नेतृत्व करता रहे, साम्यवाद के। MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय।
सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में यह बात कही कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। किसने कहा सबसे पहले? मानवेंद्र नाथ राय ने कहा। मानवेंद्र नाथ राय ने कहा। यह परिकल्पना आगे बढ़ी कि हाँ, भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने मंच से आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी 1935 में कि हां, भारत की एक संविधान सभा तो होनी ही चाहिए। यह परिकल्पना और आगे बढ़ी और यह परिकल्पना बढ़ के गई 1938 में वहां पहुंची जब JL नेहरू साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हां, भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। और संविधान सभा का निर्माण कैसे होना चाहिए? इस संविधान सभा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन या यूं कहें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई एक संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा भारतीय अपने संविधान सभा को क्या करेंगे? अपने संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि इस संविधान सभा में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप करते रहें। जब हम भारत की संविधान सभा बनाने जा रहे हैं तो हम भारत की संविधान सभा बनाने जा रहे हैं। यह बात चल ही रही थी दोस्तों कि हम जानते हैं कि इसी दौरान विश्व में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है, जिसके बाद से विश्व का परिदृश्य काफी कुछ बदलने लगा। 1939 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो चीजें काफी तेजी से बदलने लगी। ब्रिटिशर्स पर इस बात का दबाव बनने लगा कि वो भारत का पूर्ण समर्थन हासिल करें ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनको मजबूती मिल सके। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय फौजें वहां जा रही हैं युद्ध करने के लिए, इसलिए उनको यह था कि कांग्रेस का समर्थन भी हासिल करें, भारतीयों का समर्थन भी हासिल करें। उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका यह दबाव बना रहा था, काफी दबाव बन रहा था, इसलिए उन पर भी यह दबाव बन रहा था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता आमतौर पर, मुख्य तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात के लिए दबाव डाल रही थी कि भारत के संविधान सभा की नियुक्ति तो अब होनी ही चाहिए। इन सभी अगर दृष्टिकोणों को ध्यान दें तो 1940 में उन्होंने एक प्रस्ताव लाया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से इन्होंने अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान सभा की बात को स्वीकारा, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा आगे इस पर प्रगति नहीं हुई। तो उसके बाद में दोस्तों आगे हम जाएंगे तो अब हम जाएंगे 1942 में। काफी घटनाक्रम, बहुत सारे डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों के बारे में नहीं है, या राजनीति या कोई भी घटनाक्रम बस तारीखों के बारे में नहीं है, उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में है। अगर आप तारीखों में ही उलझेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। चीजों को समझिए और इससे जोड़िए। अगस्त प्रस्ताव असफल टाइप का हो गया। इसके बाद एक और मिशन भेजा गया जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव कह सकते। ये 1942 में भारत में आया संविधान सभा के लिए के संबंध में ही। इसके लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत भेजा गया। कौन था स्टेफर्ड क्रिप्स? ये ब्रिटेन की संसद का या मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। संसद से जुड़ा हुआ था, मंत्रिमंडल का सदस्य है। ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स जब 1942 में भारत आता है, किस बात के लिए? याद रखिए, अभी भी विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 से 1945 के दौरान विश्व युद्ध चला है
और इस दौरान ब्रिटेन पे और दबाव बनने लगा कि अब भारत में किसी को भेजो, आप भी संविधान सभा के मामले में आगे बढ़ो। 1942 में जब स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आया तो उसने भारत के लोगों के पास, भारत की जनता के सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने, उस समय की बड़ी पार्टियों के सामने, जैसे एक पार्टी मुस्लिम लीग भी थी, इनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि कैसे हम संविधान सभा बनाएंगे या कैसा संविधान बनेगा। इस तरह के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन आमतौर पर क्रिप्स प्रस्ताव को डिनाई कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने खास तौर पर इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो एक ही चीज चाहती थी कि बांटो और भागो, बांटो और जाओ, डिवाइड की बात कर रही थी, वो भारत को दो हिस्सों में बांटने की बात कर रही थी। कांग्रेस की असहमति की कई वजहें थी। एक वजह तो ये थी कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहती थी, अब अधिराज्य नहीं चाहती है कांग्रेस। कुल मिला के अभी हम क्रिप्स मिशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ घटनाक्रम में बात कर रहे हैं, किस प्रकार भारत के संविधान सभा के निर्माण की बातें हो रही हैं। अभी हम सिर्फ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। तो आइए अभी सिर्फ घटनाक्रम के बारे में ही बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आई थिंक। चलिए वापस लौटते हैं। 1942 में आया स्टेफर्ड क्रिप्स, इसे अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि यह उत्तर दिनांकित चेक कह दिया इसे। नेहरू जी ने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक डूब रहा है। आमतौर पर कांग्रेस ने भी स्टेफर्ड क्रिप्स को क्या कर दिया? नकार दिया। तो 1946 में एक और समिति भारत में आएगी, इसे हम क्या कहेंगे? देखिए 1946 में भारत में जो आएगी, 24, इसकी डेट भी याद रख सकते हैं आप, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचती है एक समिति जिसे हम कहते हैं कैबिनेट समिति। अब ये कैबिनेट समिति क्या है? चलिए इसके लिए नया पेज लेते हैं। कैबिनेट समिति, कैबिनेट समिति। इस कैबिनेट समिति में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति थी। देखिए कौन कौन थे। पैट्रिक लॉरेंस, कई बार ये चीजें पूछ भी चुका है। स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, 3 लोग आए भारत। पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए भारत। किसके लिए? संविधान सभा के बारे में बातचीत करने के लिए। किसके बारे में बातचीत करने के लिए? संविधान सभा के बारे में बातचीत करने के लिए। कौन 3 लोग? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन का, तो अध्यक्ष कौन होगा? पैट्रिक लॉरेंस। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे उस समय स्टेफर्ड क्रिप्स। नौसेना मंत्री हुआ करते थे A.V. अलेक्जेंडर। भारत सचिव हुआ करते थे पैट्रिक लॉरेंस। तो ये समिति 3 सदस्यों की आ गई है। किस दिन आई है? डेट हमने लिखा ही था आपको, 24 मार्च 1946 को ये 3 लोग आ गए और काफी कुछ सहमति बन गई कैबिनेट समिति से। और कैबिनेट समिति ने निश्चित रूप से शुरुआत में भारत के बंटवारे की बात नहीं की, लेकिन मुस्लिम लीग को भी अपनी शर्तों पर संविधान सभा में शामिल होने के लिए मना लिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार कैबिनेट मिशन आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और पेज लेते हैं। कैबिनेट मिशन आ गया भारत की सिनेरियो में, भारत के संविधान को बनाने के लिए। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। किसके लिए चुनाव हुए? जुलाई अगस्त में चुनाव हुए संविधान सभा के सदस्यों के लिए, सदस्यों को चुनने के लिए आमतौर पर चुनाव हुए और नवंबर माह में जाकर संविधान सभा का गठन होने लगा। हम सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान की बैठक होती है।
चलिए इन सब चीजों से पहले थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि जो संविधान सभा की बात की गई वो थी कैसी, कैसी संविधान सभा की बात की गई थी। कहा गया कि कुल 389 क्या होंगे, सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे इसमें। किसमें, संविधान सभा में। हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान सभा पढ़ रहे हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे दोस्तों, 389, 389 सदस्य होंगे। और कौन कितने कहां से होंगे, चलिए आइए समझते हैं दोस्तों। 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश भारत से होंगे। कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत से होंगे। कितने सदस्य, 292 सदस्य। 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरियों से होंगे। कहां से होंगे, कमिश्नरियों से होंगे। 4 सदस्य कमिश्नरियों से होंगे, ब्रिटिश कमिश्नरी। और 4 कमिश्नरियां कहां थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर का, मोरवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये कमिश्नरियों का नाम है, आप चाहें तो इसे रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये 4 सदस्य कमिश्नरियों से हो गए दोस्तों। 4 सदस्य कहां से हो गए, कमिश्नरियों से हो गए। 292 सदस्य कहां से हो गए, ब्रिटिश भारत से हो गए। और कुल 93 सदस्य देशी रियासतों से हो गए। अब ये देशी रियासत क्या होती है और ब्रिटिश भारत क्या होती है, अगर इसको पहले जोड़ दीजिए 292 4 296 और उसमें 93 जोड़ेंगे तो कुल 389 सदस्यों की संख्या हो जाएगी। ये ब्रिटिश भारत क्या होता है, आमतौर पर ब्रिटिश भारत में 296 भी कहीं कहा जाता है, दोनों को जोड़ के कहा जाता है। और उसके बाद 93 देशी रियासतों से कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज भी समझनी होगी। अगर आप उस समय के भारत का नक्शा अगर आप बनाने लगे, अगर आप भारत का नक्शा बनाएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे, पहले आज के भारत का नक्शा बना लेते हैं क्योंकि चलिए ये कुछ जल्दी से खींच लेते हैं। चलिए थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। आमतौर पर ये क्या है, ये इंडिया है, लेकिन उस समय की इंडिया में तो ये भी आ जाएगा, ये भी अपना ही है। आज ये पाकिस्तान है, कल तो अपना ही था। ये क्या है, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये भी अपना ही था दोस्तों, ये भी अपना ही था। ठीक है, तो ये भारत का मान लीजिए नक्शा, ये पूरा संपूर्ण भारत हो गया उस समय का। ये उस समय का क्या हो गया, संपूर्ण भारत हो गया। चलिए यहां पर देखते हैं जिन जगहों पर डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार हुआ करती थी उसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांत अगर बात करें तो असम, इसे नोट कर लीजिएगा, असम, पंजाब, उत्तरी, पश्चिमी, सीमांत प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत,
तो देखिए दोस्तों, ये प्रांत थे उस समय के। असम हो गया, पंजाब, पंजाब ये पूरा कुछ पंजाब पाकिस्तान में था, कुछ इधर था, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब। तो पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये एक प्रांत हो गया। उड़ीसा एक प्रांत था, बिहार एक प्रांत था, मध्य प्रांत छठा, जिसे हम आज मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश आज कहा जाता है, बंबई एक आठवां प्रांत है, सिंध आठवां प्रांत है, मद्रास सिंध नवां प्रांत, मद्रास 10वां प्रांत। एक प्रांत के रूप में यहाँ पर थिंक बलूचिस्तान हो जाना चाहिए, इसे कंफर्म करेंगे। कुल 11 प्रांत थे। तो इन 11 प्रांत कुल मिलाकर जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप है, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत कहते हैं। तो उसी को हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। आपको इन प्रांतों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। लेकिन जिन जगहों पर देशी राजवाड़े काम कर रहे हैं, देशी रियासत काम कर रही हैं, देशी रियासतें, जैसे मान लीजिए यहां पर राजपुताना का कुछ हिस्सा है, यहां पर देशी रियासतें काम कर रही हैं, नाम मात्र की काम कर रही हैं, वास्तविक शासक तो ब्रिटेन की व्यवस्था ही है, लेकिन देशी रियासत अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। मान लीजिए ये क्षेत्र है, और भी कहीं क्षेत्र है, कहीं राजवाड़े काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र को हम देशी रियासतें कहते हैं। देशी रियासतें, देशी रियासत देशी रियासत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। यहां से 292 लोग गए, यहां से 93 लोग गए, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर 292 सदस्य, 4 सदस्य और 93 सदस्य, कुल 389 सदस्य होने थे। और इनका चुनाव कैसे कराया जाना था दोस्तों? इन्हें चुनना कैसे था? इन्हें चुनना था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं। थोड़ा सा ये कठिन लग रहा है, लेकिन इसे हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अब ये हुआ कैसे था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब है भारत की जनता को आमतौर पर अपने संविधान सभा के सदस्यों को चुनने की छूट नहीं दी गई। हुआ क्या था कि प्रत्येक राज्य के उस राज्य के विधानसभा के प्रतिनिधियों के द्वारा सदस्यों को चुना जाता था, और यह तय किया गया कि प्रत्येक राज्य में न्यूनतम 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? एक सदस्य चुना जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू पर अगर मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर उस समय की जनसंख्या 60 लाख होती, तो हम ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने सदस्य जाएंगे? कुल 6 सदस्य कहां से जाएंगे? उत्तर प्रदेश से जाएंगे। तो ये क्लियर कर लीजिए, कितने सदस्य जाएंगे उत्तर प्रदेश से? 6 सदस्य जाएंगे। न्यूनतम कितनी? 10 लाख इसे माना गया था सदस्यों को चुनने के लिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को दोस्तों क्यों अपनाया गया था? इसके पीछे एक कारण था। जैसे मान लीजिए भारत में तमाम वर्गों के प्रतिनिधि हैं, तमाम धर्मों के, जैसे सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो सभी को अपनी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों को भेजने में आसानी हो, इसलिए यह किया गया। आमतौर पर 3 वर्ग बनाए गए, एक सिख का, एक मुसलमान का और एक हिंदू का। इसे समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है ये। एक हिंदू का, जिसे हम आमतौर पर सामान्य कहते हैं, सामान्य कहा जाता है। इसे सामान्य क्यों कहा गया? उस समय सिख और मुसलमान के अतिरिक्त जितने भी बचे सब सामान्य। ठीक है, तो ये 3 बातें गए, और तीनों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में सीटों सदस्यों को चुनने की छूट दी गई। जैसे मान लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 60 लाख आबादी होती उस समय, जिसे हम उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे। अगर इसमें 10 लाख सिख हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक सदस्य सिख भेजेंगे। अगर 20 लाख मुसलमान हैं तो 2 ये भेजेंगे, और अगर 30 लाख हिंदू हैं तो 3 सदस्य हिंदू भेज पाएंगे। तो आमतौर पर प्रत्येक धर्म को उसकी के अनुपात में प्रतिनिधि भी वहां पर भेजने में आसानी होगी। इसीलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव कराए गए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसे अभी बहुत ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब हम राष्ट्रपति वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपकी
ये व्यवस्था हो गई सदस्यों को चुनने की। अब चलिए वापस आ जाइए, हमने क्या पढ़ा था कि कुल 389 सदस्य होने थे। ठीक है, अब देखिए चुनाव हो गया कितने सीटों पर, कितने सीटों पर दोस्तों, 292 सीटों पर चुनाव होना था। 292 सीटों पर चुनाव होना था। इसमें जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कितने सदस्य संख्या मिली, कांग्रेस को कुल 208 सदस्य मिले। कांग्रेस से गए 73 सदस्य, मुस्लिम लीग से गए, ये सब आपसे आंकड़े पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग से गए 73 सदस्य और कुल 15 सदस्य अन्य जगहों से, अन्य पार्टियों से गए होंगे। तो कुल 296 सदस्य, इस तरीके से आप इसे 296 कर लीजिए, क्योंकि 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां जो थी, तो 296 सदस्यों का चुनाव इस प्रकार से हुआ है। अगर बात किया जाए देशी रियासतों से, जहां से कुल कितने सदस्य चुने जाने थे, 93, तो नहीं चुने गए। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने संविधान सभा में विश्वास नहीं किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बनने वाली संविधान सभा उनके अधिकार छीन लेगी, उनके राज्य छीन लेगी, भविष्य में वो रहेंगे नहीं। इसीलिए वो संविधान सभा के पक्ष में नहीं थे। आमतौर पर बहुत सारे देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। तो ये हो गई आपकी संविधान सभा की एक परिकल्पना कि कुल 389 सदस्यों की संविधान सभा बन गई है। अब आइए चलते हैं बैठकों पर। जैसा कि हमने कहा था कि नवंबर 1946 में जाकर संविधान सभा का गठन होने लगा कि सदस्य चुनकर आ गए हैं। ठीक है, सदस्य चुनकर आ गए हैं, अब बैठक होने लगी, गठन होने लगा। तो चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर प्रथम बैठक। ये प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को संविधान सभा 1946 में पहली बार मिली। जब 9 दिसंबर पहली बार 1946 में संविधान सभा मिली, तो अभी तो कोई अध्यक्ष वगैरह बना नहीं था। तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का अस्थाई, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है अब तो, ये अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। एक समय आयोग का काफी अच्छा खासा क्वेश्चन हुआ करता था, अब तो ये सबके जुबान पर ही आंसर है। तो संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। एक चीज याद कर लीजिए इसमें, ये परंपरा कहां से ली गई थी? फ्रांस से। फ्रांस लिखने का मतलब ये नहीं है, फ्रांस से ये परंपरा ली गई थी कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता था। ठीक है, अब अगले पे देखिए, इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, एक और बैठक हुई 11 दिसंबर को, जो वहां पर जब संविधान सभा मिली दूसरे दिन, तो 11 दिसंबर को 1946 में चुनाव हुआ किसका? अध्यक्ष का। अब फिर क्यों चुनाव हो रहा है भाई? तो आप कहेंगे कि इस दिन तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, अब वास्तव में अध्यक्ष चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिन्हें हम किन नामों से जानते हैं? देश रत्न के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने इन्हें अजात शत्रु कहा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में क्या हुआ है? नियुक्ति हो गई है। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो गई है दोस्तों। ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम 13 दिसंबर यहां से अब लिख लेते हैं। 13 दिसंबर को, इसी वर्ष 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा, इस बात पर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उस समय यह पारित नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग अभी भी संविधान सभा से दूरी बनाए हुए थी, तो कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही थी। तो अब एक दिनांक की तरफ फिर चलते हैं। हमने देखा था कि 13 दिसंबर को यह पारित नहीं हुआ, 13 दिसंबर को पारित नहीं हुआ। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को
इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसे सभा ने स्वीकार कर लिया। यह उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं। जैसे हम एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसमें कहा गया कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था होगी, जहां पर शक्तियों का जो स्रोत होगा, मूल स्रोत होगा, वो भारत की जनता होगी, जहां पर हम मानव मात्र की गरिमा के लिए काम करेंगे। इस देश को हम विश्व के, इस प्राचीन देश को हम विश्व के प्रतिष्ठित देशों के बीच में उसका स्थान दिलाएंगे, उसका योग्य स्थान दिलाएंगे। ये सारी बातें की गई उद्देश्य प्रस्ताव में। बाद में जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है तो उसकी बहुत सारी चीजें इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हम कह सकते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब आया है? 22 जनवरी 1947। थोड़ा सा और संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या है। हर मुद्दे पर बात कर लेते हैं। संविधान सभा, आपने अभी तक देखा कि संविधान सभा का काम क्या है। आपने देखा कि संविधान सभा का काम है भारत के लिए संविधान बनाना, यही तो मूल कार्य है। लेकिन क्या केवल यही कार्य किया संविधान सभा ने? सबसे पहले जान लीजिए कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय है। कैसी निकाय है? संप्रभु निकाय थी, यानी अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्र थी। यानी आज तक भारत के मामले में कोई भी कानून अगर ब्रिटिश संसद ने बनाया है तो संविधान सभा अगर चाहे तो उसे समाप्त कर सकती है और चाहे तो उसे रहने भी दे सकती है। यह संविधान सभा का काम था। यानी संविधान सभा किस प्रकार की निकाय थी? संप्रभु निकाय थी। यह परिवर्तन कब आया? जब माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो ये चीजें वहां से आई कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय है। और क्या चीजें हुई? देखिए, संविधान सभा का काम, अगर आप समझते हैं कि केवल संविधान सभा संविधान बनाने के लिए थी तो ये तो इसका मूल उद्देश्य था, लेकिन एक और काम था। क्या काम था? जब तक भारत में चुनाव न हो जाए, जब तक भारत की संसद ना आ जाए, तब तक संविधान सभा को एज अ पार्लियामेंट, संसद के रूप में कार्य करना था। कैसा काम करना था संविधान सभा को? विधायिका की भांति कार्य करना था। किस प्रकार से कार्य करना था? विधायिका की भांति कार्य करना था, जब तक भारत की संसद न बन जाए। हम सभी जानते हैं कि पहले चुनाव तो 1951-52 में हुए हैं ना। 1951-52 में चुनाव हुए हैं, चुनाव, तब जाकर भारत की संसद 1952 में संपन्न हो पाई है। तो जब तक 1952 तक भारत में संसद नहीं थी तो उस समय तक विधान आखिर बना कौन रहा था? व्यवस्था को चला कौन रहा था? तो उस समय व्यवस्था को जो चला रहा था उसी को हम क्या कहेंगे? भारत की संविधान सभा भारत के संबंधों में कानून भी बनाती थी। दोस्तों, जब वो संविधान बनाने के लिए एकत्र होती थी तो संविधान बनाने के दौरान इसकी अध्यक्षता कौन करता था? इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने ये पढ़ा है कि ये अध्यक्ष के रूप में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन जब वो विधायिका की भांति कार्य करेगी, संसद की भांति करेगी, तो उस समय संविधान सभा, उस समय इसका अध्यक्षता कौन करेगा? जीवी मावलंकर साहब करेंगे। आपने इनका नाम भली भांति पढ़ा, परिचित होंगे आप इनके नाम से। पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को ये लोग एकत्रित हुए। 17 नवंबर 1947 को एकत्रित हुए। विधायिका का कार्य ये विधान करेगा। इतनी सारी चीजें क्लियर है। संप्रभु निकाय होगी, संसद का भी कार्य करेगी कौन? संविधान सभा। एक चीज और हुई, अब चूंकि इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट आया तो एक चीज और परिवर्तन हो गया। अब देश का बंटवारा हो गया। भारत अलग, पाकिस्तान अलग। पाकिस्तान एक देश बन गया। पूर्वी बंगाल, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में शामिल हो गया। पश्चिमी पंजाब चला गया, बलूचिस्तान चला गया, सिंध चला गया, असम के सिलहट का क्षेत्र चला गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वो वाले क्षेत्र चले गए।
तो ये जब क्षेत्र भारत से अलग हो गए तो एक नया क्षेत्र पाकिस्तान बना गया। अब उन क्षेत्रों के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भारत से क्या हो गए, अलग हो गए हमारी संविधान सभा से, अपनी संविधान सभा में चले गए होंगे। तब यानी कि जिस सदस्य संख्या हमारे संविधान सभा की 389 थी, आपने पहले ही पढ़ा है कितने सदस्य थे, 389, 292 देशी रियासतों से, सॉरी 296 ब्रिटिश भारत से तथा 93 देशी रियासतों से। दोस्तों परिवर्तन क्या आया कि 90 सदस्य, सॉरी 90 सदस्य क्या हुए, पाकिस्तान चले गए। कहां चले गए, ये पाकिस्तान चले गए। जब 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए तो अब सदस्य कितने बच जाएंगे, अब जब 90 चले गए तो 299 सदस्य अब हमारे भारत की संविधान सभा में बचेंगे। अब 299 सदस्य बचेंगे दोस्तों, तो इसमें से कितने बचे, 229 ब्रिटिश भारत से बचे। कहां से, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य, 229। अब बात करें दोस्तों देशी रियासतों की, तो 70 सदस्य कहां से रहे, देशी रियासतों से। ये भारत की संविधान सभा है, ये भारत की क्या है, संविधान सभा अब काम कर रही है। अब और एक कदम आगे बढ़िए, अब भारत की संविधान सभा में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, जिसने संविधान बनाया। तो दोस्तों संविधान सभा बैठ गई है, ये भारत के हर हिस्से से आए संविधानविद विशेषज्ञ भारत के संविधान के बनाने का भगीरथ कार्य अब स्टार्ट कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। लेकिन संविधान बनाना कोई इतना आसान काम तो था नहीं। तो इसके लिए उस समय विश्व में जितने भी देश थे प्रमुख, जहां पर संविधान और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीजें काम कर रही थी, उन चीजों से, उन जगहों से क्या किया गया, संदर्भ लिए गए कि कैसे हम अपने देश को, अपने लोगों को एक बेहतर कल दे सकते हैं। और इसी व्यवस्था को साकार करने के लिए भारत की संविधान सभा ने बड़ा शानदार काम किया। दोस्तों पूरे विश्व की 60 संविधानों की प्रतियों को खंगाला गया और उसके बाद उनकी बेहतर चीजों को लेते हुए, स्वयं में सुधार करते हुए तथा अपने भी रूप से श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए भारत का संविधान तैयार किया गया। दोस्तों एक बात और कर लेते हैं यहां पर समितियों की, किसकी, समितियों की, समितियों की। कितनी समितियां थी, ये तो बहुत सारी समितियां थी, लेकिन कुछ मुख्य समितियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने संविधान सभा को बनाने में बड़ा ही शानदार योगदान दिया। कुछ मुख्य समितियों की बात यहां पर हम कर लेते हैं। चलिए चलिए कुछ मुख्य समितियों की बात कर लेते हैं। जैसे एक समिति हो गई संघ समिति, एक समिति हो गई संघ शक्ति समिति। एक को तो हम सभी जानते हैं, पांडुलेखन समिति, या फिर किस नाम से जाना जाता है, इसे हम ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, पहले समितियों का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें से देखते हैं कि कौन किस संविधान समिति की नेतृत्व कर रहा है। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के लिए भी समिति बनाई गई थी, हेतु समिति, ताकि मूल अधिकारों को भी ठीक प्रकार से लागू किया जाए संविधान में, अल्पसंख्यकों के लिए भी बढ़िया से हम कार्य कर सके, कहीं अल्पसंख्यक पीछे न छूट जाए। इसके अलावा देखिए नियम संचालन समिति,
प्रक्रिया नियम समिति राज्यों के लिए समिति। तो दोस्तों इन समितियों को लीड कौन कर रहा था? जैसे बात किया जाए संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति का मुख्य कौन था? जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ी जगह कम है यहां पर। तो संघीय संविधान समिति के प्रमुख कौन है? JL नेहरू। संघीय संविधान समिति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति एज इट इज, यहां पर भी कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसके हैं? प्रारूप समिति के हैं। कुल 7 सदस्यीय प्रारूप समिति है। प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो यहां पर आ जाएंगे वारदोली के नेतृत्वकर्ता कौन? याद आया आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक मामलों की समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहां भी कोई और नहीं, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यहां भी पटेल साहब थे, यहां भी पटेल साहब हैं। संचालन समिति की बात की जाए तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया और नियम समिति, तो यहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आ जाएंगे। और राज्यों के लिए जब समिति की बात की जाएगी तो यहां पर फिर से जवाहरलाल नेहरू साहब आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, संघ संविधान शक्ति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ, उसके बाद प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु समिति वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों हेतु एक उप समिति भी बनी थी, इसके अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। कौन थे? नोट कर लीजिए, मूल अधिकारों की उप समिति अध्यक्ष कौन था? मूल अधिकारों की उप समिति का, मूल अधिकारों की उप समिति का दोस्तों अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों हेतु जो समिति बनी थी उसकी भी एक उप समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। अल्पसंख्यकों हेतु बनी उप समिति का अध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति यहां पर फिर से राजेंद्र प्रसाद साहब, और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं अगर आप जानना चाहें तो, जैसे झंडा समिति, सदर झंडा समिति अक्सर पूछता रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां थी, लेकिन यहाँ पर ये सबसे जो महत्वपूर्ण समितियां थी हमने इन्हें बता दिया। अब जिस समिति की तरफ हम बढ़ेंगे उस समिति का नाम है प्रारूप समिति, जो संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। नाम से ही स्पष्ट है, इसका काम क्या है? संविधान का खाका बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, प्रारूप बनाना। यानी पूरे संविधान का महल जिस स्ट्रक्चर पे आज चमचमा रहा है या चमक रहा है, हम ये कह सकते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? प्रारूप। इस प्रारूप समिति को बनाने वाले 7 लोग कौन कौन से लोग? इस प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी का क्या है दोस्तों कि कभी कभी आपसे टर्मिनोलॉजी इंग्लिश वाली भी उधर भी हिंदी में ड्राफ्टिंग लिख देगा, तो ये चीजें भी आपको देखना चाहिए। ड्राफ्टिंग हिंदी में ही लिख देते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे पांडुलेखन समिति भी कभी कभी कहा जाता है। तो चलिए इसके अध्यक्षों में देखते हैं। अध्यक्ष कौन है इसका? डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और भी लोग हैं, के एम मुंशी साहब हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला तीसरे सदस्य के रूप में, A.K. अय्यर जिन्हें हम अल्लादी कृष्ण स्वामी
क्या कहते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के नाम से जानते हैं। गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इसे, ये भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति है। कितने लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। यहां पर दोस्तों दो चीज है, एन माधवराव की जगह पर पहले बीएल मित्र को चुना गया था, पहले बीएल मित्र साहब को चुना गया था, बीएल मित्र साहब को चुना गया था, और टीटी कृष्णामाचारी के जगह पर पहले डीपी खेतान को चुना गया था। किसको चुना गया था, डीपी खेतान को चुना गया था। कारण क्या हुआ कि बीएल मित्र और डीपी खेतान को चुना गया था, बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया, क्या दे दिया, रेजिग्नेशन, त्याग पत्र दे दिया, और डीपी खेतान की क्या हो गई, इस दौरान मृत्यु हो गई। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो ये दो लोग एलिमिनेट, यहां से मतलब हट जाएंगे। अब यही 7 लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। याद करने का बड़ा ही एक आसान फार्मूला है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, इनके नाम में भी कृष्ण, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देखिए गोपाल, इन्हें भी हम कृष्ण के नाम से जानते हैं, एन माधवराव, इन्हें भी कृष्ण, और कृष्ण, 5 लोगों के नाम में आपको कृष्ण मिलेगा। बाकी मोहम्मद सादुल्लाह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपको इसकी एक पिक दिखाता हूं बड़ी शानदार सी, संविधान सभा की। ये देखिए, ये संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्लाह साहब, ये तमाम लोग, ये 7 लोग क्या हैं, प्रारूप समिति के सदस्य हैं दोस्तों। इन्हें हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है, बहुत ही शानदार कानूनविद। इसके अलावा बहुत से कम लोग जानते हैं, बहुत ही शानदार इकोनॉमिस्ट, जिनकी किताब, जिनकी मतलब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे आगे चलकर हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई की सिफारिश करी, इन्हीं की रिपोर्ट पर काम किया, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। चलिए वापस लौटते हैं अपने नए पेज पर। तो यहां से हमने इन चीजों को देख लिया, तो हमने समितियों को बना लिया। संविधान प्रभाव में कब आया, कैसे आया, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रही, उस पर हम चीजों की, उस पर हम अब बात करेंगे। देखिए बहुत सी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप देखेंगे कई बार संविधान सभा की आलोचना भी की जाएगी। बहुत से लोग हैं जो संविधान सभा की आलोचना कहते हैं कि संविधान सभा ने इतना बड़ा संविधान बनाया है कि आम व्यक्ति को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ही बड़ा संविधान है, इतने बड़े संविधान बनाने की क्या जरूरत है, जबकि बदले में अमेरिका का संविधान पढ़ो, इससे बहुत छोटा है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि संविधान सभा में किसकी अधिकता थी, कानूनविद भरे हुए हैं, वकीलों का स्वर्ग कहते हैं इसे लोग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा पे कई आक्षेप लगे हुए, कोई कहता है कि ये भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी, मतलब केवल कांग्रेस लीड कर रही है, बाकी पार्टियों का कोई महत्व नहीं है, गौड़ है। एक इल्जाम ये लगता है भारत की संविधान सभा कर कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी भारतीय संविधान में। बहुत सारे आरोप हैं दोस्तों, लेकिन हम इन सभी आरोपों पर भी बात करेंगे, इन्हें दरकिनार करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जिस तथ्य की तरफ। हमने संविधान के विषय में अब हमें देखना क्या है कि चीजें किस तरीके से लागू हुई। चलिए आइए, तो संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज की है इस दौरान, देखिए मई सन 1949, मई सन 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर मुहर लगा दी है। राष्ट्रमंडल क्या है, कॉमनवेल्थ आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया था जिसमें हम पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में। वहां मैंने आपको राष्ट्रमंडल बताया था, कॉमनवेल्थ, कि जो देश ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं पहले, उन ब्रिटिश उपनिवेशों की जो संगठन है, इसमें जो सदस्य हैं, उसी को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो आमतौर पर ये डिबेट थी कि क्या भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेनी चाहिए,
अगर भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेता है तो क्या जिस संप्रभुता, जिस सोवेरेंटी की बात हम कहते हैं, क्या वो समाप्त हो जाएगी? तो इसका खंडन करते हुए नेहरू जी ने इसके बाद संविधान सभा ने कहा कि नहीं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता हम अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं और हम अपनी स्वेच्छा से ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग भी सकते हैं। जब हम अपनी स्वेच्छा से ये चीजें कर सकते हैं तो भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि मई 1949 में हमने संसद की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया है। और भी चीजें हैं, जैसे राष्ट्रध्वज को अपनाना। किस चीज को अपनाना? राष्ट्रध्वज को अपनाना। दोस्तों एक चीज पिछले चैप्टर में आई थिंक छूट गई, ये जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इसे बनाया किस दिन गया था? इसे किस दिन बनाया गया था? ये बनी थी दोस्तों, नया ही पेज लेते हैं, 29 अगस्त 1947 को क्या बनी थी? प्रारूप समिति। ये डेट आप याद रखेंगे, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी है, 29 अगस्त 1947 को बनी है। आइए हम अभी पढ़ क्या रहे थे, अभी हम क्या देख रहे थे, चलिए फिर से देखते हैं हम कौन सा सेगमेंट कर रहे थे अभी। 1 सेकेंड, हमने कैबिनेट मिशन पढ़ लिया था, संविधान, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947, हमने यहाँ से चीजों को देख लिया था। हाँ चलिए, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के अलावा हमने कौन कौन सी चीजें की? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को उसने क्या किया? राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने क्या की? मंजूरी दी। राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कहते हैं, जिसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसे 1896 में पहली बार गाया गया। राष्ट्रगान की बात की जाए, 1911 में पहली बार गाया गया। और इसे लिखा किसने है? राष्ट्रगान को लिखने वाले हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति चुना गया कब? इसी दिन को। ठीक है, अब अगला देखिए, एक डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम से पूछ लेता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या? तिरंगा। बता सकते हैं दोस्तों, मैंने पिछली क्लासेस में ये पढ़ाया भी है, हाँ हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया था कि राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कहां पर मतलब फहराया गया था। जैसे एक तो हमने ये पढ़ा था कि 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भिखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, मतलब उस समय के ध्वज को फहराया था। इसके बाद कांग्रेस ने 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी सन 1930 को, 1929 के अधिवेशन में 1930-26 जनवरी को रावी नदी के तट पर लाहौर में वहां पर अपना झंडा फहराया था। यहां पर इस झंडे को अपनाने की बात की जाएगी कि किस दिन इस झंडे को अपनाया जा रहा है, तो दोस्तों 22 जुलाई का वो दिवस है जब भारत मतलब क्या अपनाया जा रहा है? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जा रहा है, 22 जुलाई 1947। तो चलिए, ये सारी चीजें भी हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, यानी संविधान पर किस दिन संविधान बनके तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 क्या हो गया? संविधान। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये पढ़ते हुए जब आप आखिरी लाइन पढ़ेंगे कि दिनांक 26 नवंबर 1949 को
और हिंदी डेट भी लिखी हुई है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, या आमतौर पर 26 नवंबर सन 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान कब अंग बना? ये 26 नवंबर 1949। यही कारण है कि इस दिन भारत में विधि दिवस भी बनाया जाता है। आंशिक रूप से इसी दिन भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1949 को लागू भी हो गया है और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्या हो गया? पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्या? संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? संविधान किस दिन? संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950। इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंग बना लिया, अपना संविधान को स्वीकार कर लिया। इसमें जो सिग्नेचर हुआ इस दिन कराया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। संविधान का पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950, आंशिक रूप से इस दिन भी लागू कर लिया था। अब चलिए कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर और बात कर लेते हैं। अगर संविधान के बारे में बात करें तो 2 वर्ष, अक्सर ये डाटा पूछता है, 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाया गया। कुल 12 बैठकें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में। कहते हैं कि इसको बनाने में 64 लाख रुपया खर्च किया गया और करीब 60 देशों से संदर्भ ग्रहण किए गए भारत के संविधान को बनाने में। तब जाकर भारत का ये शानदार संविधान बना। कुल 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। लगभग 148 दिन तो प्रारूप ही बनाने में लगा दिए गए। 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। मैं आपको बस ये फैक्ट बता दे रहा हूँ, कोई खास मतलब नहीं है। इन चीजों का मतलब है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बना। ये देख लीजिए कि कितना शानदार संविधान बनाया। 60 देशों की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मौलिक अधिकार की परिकल्पना ली गई, यहाँ से न्यायिक पुनर्विलोकन की चीज ली गई, बहुत सारी चीजें ली गई। ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था की परिकल्पना हमने ब्रिटेन से ली, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली। जापान से हमने विधि का शासन, ब्रिटेन से ही हमने विधि का शासन लिया। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया। चलिए इसे हम एक अगले चैप्टर में किसी दिन व्यापक तरीके से करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि ये चैप्टर, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर में मैंने आई थिंक आपको सारी चीजें बता दी हैं दोस्तों। तो चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर, भारत की संविधान सभा कंप्लीट हो गया, जिसने भारत की संविधान को बना दिया है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहली क्लास में आपसे कहा था, इंट्रो क्लास में, कि हम केवल चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं, इसके अलावा हम प्रश्नों को भी भली भांति करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकें, डबल श्योर कर सकें। दोस्तों ये आकलन, ये आपको मैंने जो भी पढ़ाया है, इस समय की जितनी भी किताबें हैं, सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं, उन सब से इसका संकलन लेके आपको बताया गया है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन आप बस सोच लीजिए, मैं इशारा करता हूं कि जितनी भी अच्छी किताबें हमने उन सबका संकलन लेते हुए इस क्लास को बनाया है। और हमारा पूर्ण प्रयास है कि अगर पॉलिटी के 25 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं और आपने बढ़िया तरीके से तैयारी करी है, तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ा सकें। जितनी भी अच्छी किताबें हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि हमने सबसे अपना मतलब स्रोत लिया है। इसके अलावा जो हम अभी इसके बाद प्रश्न कराने जाएंगे, हम जो टेस्ट कराएंगे, उस टेस्ट में हम प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न कराएंगे। इसके अलावा हम कुछ एमसीक्यूज भी जोड़ेंगे, अलग से एमसीक्यूज कराएंगे। शुरू में हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम फास्ट ट्रैक पे क्वेश्चंस कराएंगे, 200 300 क्वेश्चंस को एक साथ कराएंगे। हमारा ये पूरा प्रयास होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि अगर 25 से 30 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो हम 20 में 20 को टारगेट कर सके, कम से कम 18 को टारगेट कर सके। और पॉलिटी में लड़के अच्छा खासा नंबर भी उठाते हैं। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की दूसरी क्लास, जिसमें हमने क्या पढ़ा? भारत के संविधान का निर्माण पढ़ा। अब कुछ चैप्टर्स और हो जाएंगे, जैसे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसे पढ़ेंगे कि संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार है क्या है। इस पे हम एक छोटा सा डिबेट करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम मेंस लिखने के टाइप का तो नहीं तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ से आप मेंस के भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ सकते थे, लेकिन हमारा अभी पूरा जो फोकस होगा वो
अभी आने वाली रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम के लिए होगा कि हम पूर्ण रूप से, ताकि यहां से हमारे क्वेश्चंस न छूटे। इसके अलावा आप अगर पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, अन्य स्टेट्स के आयोग की भी तैयारी करते हैं, तो हम उनके भी प्रश्नों को बहुत ही भली भांति कर सकें, ये हमारा पूरा टारगेट होगा। तो दोस्तों चलिए, अब जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो हम यहाँ अगली क्लास में तो हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक संविधान की प्रमुख विशेषताओं को कंप्लीट करेंगे और अगली हम संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।